हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैंटेसी लवर्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का मैच नंबर 2 जो कि खेला जाने वाला है सेंट जॉर्ज पार्क, कैबेरहा में। दोस्तों, ये मैच शुरू होगा रात को 8:30 पे भारतीय समय अनुसार। तो चलिए बात कर लेते हैं वेन्यू की कि वेन्यू पे क्या स्टैट है। दोस्तों, इस वेन्यू पे कुल मिला के 3 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबले में जीत हासिल करी है। अगर मैं एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल की बात करूं तो वो यहाँ पे 150 रन का है। हाईएस्ट टोटल की बात की जाए तो वो बनाया था साउथ अफ्रीका ने, जो कि था 179 रन फॉर 6 विकेट्स। और लोवेस्ट टोटल की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पे बनाया था साउथ अफ्रीका ने, जो कि था 58 रन 8 विकेट खोकर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि टॉस की डिपेंडेंसी की, तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हुए नहीं है। तो जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है उसने 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, जिसने चेस किया है उसने 1 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। तो टॉस से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो कल की प्लेइंग कंडीशन और प्लेइंग 11 और क्या वेदर रहता है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। यानी कि जो टीम कल अच्छा मैच खेलेगी वो टीम यहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और इस चैनल को ज्वाइन करिए। अब मैं बताता हूँ इसके आपको बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, हम पूरी एनालिसिस कर लेते हैं, बट मैच से आधा घंटे पहले जो प्लेइंग कंफर्म प्लेइंग 11 आती है वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। करंट पिच रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, मौसम में क्या मिजाज है, और हमारी जो फाइनल टीम होती है वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद हम इसमें गिव अवेज भी शुरू करने वाले हैं, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो फिर फटाफट से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि एकदम फ्री है, हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। चलिए अब अपने वीडियो पे वापस आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वेन्यू पे रिसेंट कुछ मैचेस हुए थे, उनका क्या स्टैट है। दोस्तों, इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू पे कुछ ज्यादा हुए नहीं है, और हुए भी है तो काफी टाइम पहले हुए हैं। तो रिसेंट में अभी साउथ अफ्रीका T20 जो लीग चलती है, SA20, उसके मैचेस हुए थे। उसके 3 मैचेस का मैं रिसेंट 3 मैचेस का आपके लिए डाटा लाया हूँ, तो शायद आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो एक मुकाबला हुआ था वो हुआ था साउथ ईस्टर्न केप टाउन का, जो कि हुआ था पाल रॉयल्स के खिलाफ, जिसमें साउथ ईस्टर्न केप टाउन ने 130 रन बनाए थे 7 विकेट खो के 20 ओवर में, और वहीं पाल रॉयल्स ने 131 रन बना के ये मुकाबला जीत लिया था, और 5 विकेटें उन्होंने भी गंवाई थी। पेसर्स ने इस मुकाबले में 7 विकेटें हासिल करी थी, वहीं स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 5 विकेटें अपने नाम करी थी। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे दूसरे मुकाबले की, तो उसमें जो SEC थी उसने 20 ओवरों में 210 रन बनाए थे 2 विकेटें होके। वहीं डरबन सुपर जायंट जिस मुकाबले को हार गया था और इस टोटल को चेज नहीं कर पाया था, उसने मात्र 86 रन बनाए थे और अपनी पूरी 10 विकेटें खो दी थी 14.4 ओवरों में। इस पूरे मुकाबले में स्पिनर्स का जलवा रहा था, क्योंकि स्पिनर्स ने 9 विकेटें ली थी और वहीं पेसर्स को मात्र 2 विकेटें मिली थी। तीसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो उसमें SEC ने 127 रन बनाए थे 10 विकेट खो के 18.4 ओवरों में, जिसको SA ने 128 रन 5 विकेट खो के पा लिया था। पेसर्स ने यहाँ पे 10 विकेटें ली थी और वहीं स्पिनर्स ने यहाँ पे 3 विकेटें अपने नाम करी थी। तो दोस्तों, ऑल ओवर देखा जाए जो स्टैट्स है वो हमें ये बताते हैं कि इस मैदान में पेसर्स को भी विकेटें मिलती हैं और स्पिनर्स को भी विकेटें मिलती है, और ये डिसेंट वेन्यू है, यहाँ पे रन भी बनते हैं। हालांकि T20 लीग का स्टैट है, तो मतलब इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए ना, कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, तो वेरी करती हैं चीज़ें जब इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है। पर मोटा मोटा हिसाब मिल गया है कि मतलब कोई बायस्ड विकेट नहीं है कि पेसर्स को भी मदद मिल रही है कि स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है कि एकदम पाटा विकेट है। कुल मिला के ये बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट है। अब दोस्तों, अगर हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की अगर बात कर लें, तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 23 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 13 में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है, वहीं 10 में साउथ अफ्रीका को जीत हासिल हुई है। अब अगर हम दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात कर लें, तो रिसेंट फॉर्म में भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में है। खेले गए पिछले 5 मुकाबले में उन्होंने मात्र 1 मुकाबला हारा है, जो कि मैक्सवेल की गजब की पारी थी, जो कभी कभार आती है, अदरवाइज वो मुकाबला भी हम जीत ही जाते। बाकी के 4 मुकाबले हमने जीते हैं और हम यहाँ पे एक विनिंग टीम बनते हुए आ रहे हैं, विनिंग स्ट्रीक लेके यहाँ पे आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए टीम साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले हारे हैं, वही इनको सिर्फ 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी उनके लास्ट T20 मुकाबले में। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो टीम इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका से बेहतर नजर आ रही है रिसेंट फॉर्म के हवाले से। दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, कि क्या प्लेइंग 11 यहाँ पे रहने वाली है।
दोस्तों पहले मुकाबला जो था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जो कि डरबन में खेला जाने वाला था। अभी दूसरा मुकाबला है, पहले भी मैंने आपको प्लेइंग 11 दी थी, तो हमारे ख्याल से अभी कंफर्म नहीं है कि प्लेइंग 11 में क्या होगा, क्योंकि जो प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी लगभग प्लेयर्स वही रहेंगे। बट एक दो चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी थे जिनको रेस्ट दिया गया था अब उनकी टीम में वापसी हुई है, तो उनकी जगह बनेगी, तो उनकी जगह पे कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो देखिए ओपनिंग में हमको ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा, और उनके साथ ओपनिंग में नजर आएंगे शुभमन गिल जो कि वापसी कर रहे हैं। वही 3 नंबर पे आपको ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर श्रेयस अय्यर। इसमें भी एक चेंज हो सकता है कि दोस्तों हो सकता है ईशान किशन ना खेलें, तो 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर आ जाए और 5 नंबर पे आपको जितेश शर्मा खेलते हुए नजर आए। और अगर ईशान किशन भी खेलते हैं तो ये भी हो सकता है कि ईशान किशन 5 नंबर पे खेले और श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे खेले। तो ये तो हमें जब फाइनल प्लेइंग 11 पता चलेगी टॉस के टाइम पे तभी कंफर्म होगा। बाकी श्रेयस अय्यर, उसके बाद 6 नंबर पे आपको रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे, फिर सर रविंद्र जडेजा जो कि इस टीम में वाइस कैप्टन की हैसियत से है, फिर उसके बाद रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव। इन दोनों में से जहां तक चांसेस है कि कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा, या तो कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएगा या रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। पर उम्मीद ज्यादा इसमें रवि बिश्नोई के खेलने की है, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और खेलते हुए आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेली है तो अच्छे टच में है। तो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में आपको रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार, ये टीम इंडिया का प्लेइंग 11 है। अब चलिए हम एक एक करके हर प्लेयर के रिकॉर्ड और उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें टीम बनाने में और ज्यादा सहूलियत हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ओपनिंग की, तो ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ की रीसेंट फॉर्म अगर देखें तो 10 रन, 32 रन, फिर 132 रन, एक सेंचुरी भी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर एक हाफ सेंचुरी, 58 रनों की थी, फिर 0 रन, फिर 12 रन। तो मतलब रीसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, कमाल का फॉर्म लेके आ रहे हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, सूझबूझ क्रिकेट खेलते हैं, और जब चाहे तब अपना गियर शिफ्ट करने की काबिलियत भी इनके पास है। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने 5 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 96 रन बनाए हैं और 19 का एवरेज इनका रहा है। बट ये पहले के ऋतुराज गायकवाड़ थे, थोड़ा पहले खेला था तब इतने फॉर्म में नहीं थे, बट अब इन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया है और रिसेंट फॉर्म के हिसाब से बेहतरीन प्लेयर हैं, और ये आपकी सेफ पिक हो सकते हैं आपकी हर टीम में। किसी टीम में नो कैप्टन वाइस कैप्टन रखिएगा, और पर इनको ड्रॉप मत करिएगा अगर ये प्लेइंग 11 खेल रहे हैं तो। वही बात करी जाए यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल भी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। एक मैच में 37 रन, 6 रन, 53 रन, 21 रन, 8 रन। देखिए बात ये होती है कि इनके छोटे छोटे स्कोर हैं, बट इनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है, तो मतलब ये अपने 37 रन की पारी में भी 2-3 छक्के लगा देते हैं, 2-3 चौके लगा देते हैं। तो वाइस कैप्टेंसी के तो प्रबल दावेदार हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी खेलता है तो उनको अपनी टीम से ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि दोनों में ही लंबी पारी खेलने की काबिलियत है। और यशस्वी जायसवाल जो है उनको स्टार्ट मिलता है तो खेलते चले जाते हैं। 5 की 5 पारी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेली थी, उन सब में ये पावर प्ले के अंदर ही आउट होकर चले गए थे, क्योंकि ये एक गियर में बैटिंग कर रहे थे। अगर ये थोड़ा समझदारी से खेलेंगे, थोड़ा सा इनका रोल इनको दिया जाएगा कि थोड़ा रुक के खेले, तो लंबी इनिंग भी खेला जानते हैं और एक आधा सेंचुरी लगा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। और साउथ अफ्रीका के विकेट इन दोनों को पसंद आएंगे, क्योंकि इन दोनों को पसंद है कि बॉल बैट पे तेजी के साथ आए। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वेन्यू पे भी इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरी यही सजेशन है कि दोनों सेफ पिक हैं, अपनी टीम में रखिएगा, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टेंसी के लिए, और यशस्वी जायसवाल को एक टीम में वीसी आप जरूर बना के चलिएगा अगर ये खेल रहे हैं दोनों में से कोई भी। गायकवाड़ खेलते हैं तो कैप्टन, जायसवाल खेलते हैं तो एक टीम में वाइस कैप्टन, बाकी ड्रॉप मत करिएगा। वहीं शुभमन गिल की बात की जाए तो रिसेंट फॉर्म उनका ठीक ठाक है, एक में 4 रन, फिर 80 रन की पारी, फिर एक हाफ सेंचुरी, एक 23 रन, एक 92 रन। हेड टू हेड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वेन्यू पे भी कोई डाटा नहीं है। तो दोस्तों बात की है शुभमन गिल की, तो देखिए पहला मैच है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था, और वर्ल्ड कप पूरा वनडे फॉर्मेट था, प्लस अभी T20 फॉर्मेट है, वो भी साउथ अफ्रीका में जाके। तो पहला मैच है, बिल्कुल मतलब कि रस्टेड होंगे, मतलब फ्लो में नहीं होंगे, तो इस मैच में इनको देखते हैं, ये सेफ पिक नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप 4-5 टीमें देखिए हम लेके चलते हैं, अगर हमें ग्रैंड लीग जीतनी है, हेड टू हेड में आप बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिएगा इनको। प्लस ग्रैंड लीग की मैं बात करूँ तो एक आधा टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बस CVC इनको बिल्कुल नहीं बनाएगा, एक रिस्की पिक है एक तरह से। तो मेरा ये मानना है कि शुभमन गिल को उतना वेटेज मत दीजिएगा। बाकी जिस हिसाब से दोनों टीम का एनालिसिस करने का प्लेइंग 11 बनाता है, अगर फिट हो रहे हो तो रख लीजिएगा। ये रिस्की टीम में इनको रखिएगा, मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं। प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर बड़े, और हो सकता है कल बेहतरीन परफॉर्मेंस कर जाए। पर जेन्युइनली देखा जाए, मैं बिलीव नहीं करता जो प्लेयर वापसी कर रहा होता है ना कमबैक के दिन, पहला मैच तो देखिए देखना हमें चाहिए। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही हुआ था, पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट दूसरे मैच में परफॉर्म किया था। तो इनको भी टाइम लगेगा ढलने में, T20 के माहौल में ढलने में, प्लस देश चेंज हुआ है, वेन्यूज चेंज हुए हैं,
एक्लेमेटाइजेशन करने में टाइम लग सकता है इनको भी, तो मैं आपको बोलूंगा कि इनको थोड़ा अवॉइड ही करिएगा अपनी टीम में। वहीं ईशान किशन की बात करें, अगर ये नंबर 3 खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल ये हॉट पिक है आपकी टीम में। ईशान किशन को ड्रॉप मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए कितना कमाल का है इनका, 0 रन, फिर एक में हाफ सेंचुरी, फिर बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, फिर 47 रन, लगभग तीसरी हाफ सेंचुरी बनाई दी थी, फिर 0 रन। तो ये बेहतरीन प्लेयर हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, 5 इनिंग में 206 रन बना चुके हैं और 41 की एवरेज है दोस्तों। 41 की एवरेज कमाल की होती है। वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पर उन्होंने कोई मुकाबला नहीं खेला है। तो ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन हॉट पिक है। जायसवाल गायकवाड़ में से एक खेलना है, अगर एक खेलता है तो आप एक को लीजिएगा, प्लस साथ में ईशान किशन। शुभमन गिल के साथ में नहीं जाना, आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि इनके साथ जाएं, इनको एक मैच में देखें, फिर आगे इनको हम ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं स्काई की और सूर्य कुमार यादव की। भाई बिल्कुल हॉट पिक है, ये कैप्टेंसी के प्रबल दावेदार हैं, गजब फॉर्म में। देखिए पिछले रिसेंट फॉर्म देख ले तो 5 रन, फिर 39 रन, फिर 19 रन, फिर 80 रन, फिर 69 रन, फिर 0 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 4 इनिंग में 87 रन है, 62 का एवरेज है। साउथ अफ्रीका इनको पसंद है। साउथ अफ्रीका वेन्यू इनका कोई, हालांकि अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैचेस नहीं खेले हैं, बट साउथ अफ्रीकन वेन्यूज इनको पसंद आएंगे क्योंकि यहाँ पे बॉल अच्छे पेस और बाउंस के साथ आती है और बल्ले पे आते हो। सूर्य कुमार यादव तो चाहते हैं कि बॉल जितनी जितनी ज्यादा तेजी से बल्ले पे आए उतनी ज्यादा तेजी से एक मैदान के बाहर मारे। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल हॉट पिक होने वाले हैं, इनको ड्रॉप मत करिएगा किसी भी सिंगल टीम से। वही बात करूँ श्रेयस अय्यर की, तो उनका रिसेंट फॉर्म कमाल का चल रहा है, 53 रन, 8 रन, 105 रन, 128 रन, 77 रन। हेड टू हेड बात कर ले तो 8 मैचेस में 26 रन है, 19 का एवरेज है। तो हेड टू हेड में उतना कमाल नहीं है, पर ये पुराने रिकॉर्ड से जब से श्रेयस अय्यर वापस आए हैं, इन्होंने ये दूसरे श्रेयस अय्यर आपको नजर आए हैं, तो इनको भी ड्रॉप मत करिएगा, ये भी अच्छी पिक है। हालांकि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी में थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, बट लेके चलिएगा क्योंकि देखिए T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हें परफॉर्मेंस दी थी, एक मैच में फ्लॉप रहे थे, बाकी लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी लगाई जो कि आप देख रहे हैं। प्लस श्रेयस अय्यर को एक ही प्लेयर से खतरा था साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक में सबसे ज्यादा, जो कि थे लुंगी एनगीदी, क्योंकि उनके खिलाफ इनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई गेस 5 पारी में 7 पारी में 7 बार लुंगी एनगीदी इनको आउट कर चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसमें भी लुंगी एनगीदी ने ही इनकी विकेट ली थी, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक ठाक की थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिंगू एनगीदी इसमें प्लेइंग 11 में नहीं है, तो श्रेयस अय्यर को बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। अगर दोनों टॉप के बल्लेबाज, अगर 4 पे भी श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं तो बिल्कुल इनको अपनी टीम में रखिए, क्योंकि देखिए सामने वाली टीम में स्पिनर्स हैं, मार्करम भी पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं, हो सकता है आपके केशव महाराज प्लेइंग 11 में वो बॉलिंग कराए, तबरेज शमजी कराए, तो स्पिनर्स पे ये अटैक करते हैं। तो अगर तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर आपको नजर आ रहे हैं तो आगमन करके श्रेयस अय्यर को रख लीजिएगा। बाकी उस सिनेरियो में अगर ईशान किशन 3, श्रेयस अय्यर 4, सूर्या 5, उस केस में आप शायद सूर्या को थोड़ा सा वेटेज कम दीजिएगा, कैप्टन मत बनाइएगा। अदरवाइज अगर ईशान किशन ड्रॉप हो रहे हैं, श्रेयस खेल रहे हैं, तो सूरज श्रेयस हॉट पिक रखिएगा, बिल्कुल गारंटेड पिक रखिएगा अपनी टीम में। अब बात कर लेते हैं रिंकू सिंह और सर रविंद्र जडेजा की। देखिए रविंद्र जडेजा रिसेंट फॉर्म देखे तो 9 रन बनाए थे, फिर एक पारी में बैटिंग नहीं है पर एक विकेट नहीं लिया था, बैटिंग बॉलिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर 2 विकेटें लिए, फिर 29 रन बना के 5 विकेटें झटकी हैं, 35 रन देके 1 विकेट झटकी है। हेड टू हेड बात करें तो 2 इनिंग में 26 रन है और 5 इनिंग्स में 2 विकेटें हैं और 13 का इनका एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो रविंद्र जडेजा को देखिए आप एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, बट एक मैच तो देखिए ना यार। हालांकि मैं मानता हूँ अगर 10 विकेट भी ले रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखिए रिस्क लेंगे तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइएगा, क्योंकि रिस्की पिक है कैप्टन वाइस कैप्टन की। बाकी प्लेइंग 11 में एक टीम में आप इनको रख लीजिएगा जिसमें आप ये मान के चल रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली पिच होगी। देखिए रविंद्र जडेजा की सिलेक्शन कल के मुकाबले में ना काफी हद तक पिच पर डिपेंड करेगा कि कैसी पिच यहाँ की होने वाली है। तो जब पिच रिपोर्ट आएगी ना उसके बाद रविंद्र जडेजा का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन करिएगा। बाकी ये हर प्लेइंग 11 में तो नहीं, रिस्की जो टीम बना रहे हैं उसमें सर रविंद्र जडेजा को आप रख लीजिएगा। अदरवाइज जो नॉर्मल जनरल टीम जा रहे हैं, सेफ खेलना जा रहे हैं या ग्रैंड लीग विन करना जा रहे हैं, तो आप रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में मत रखिएगा। बाकी बात कर ले रिंकू सिंह की, तो देखिए 6 रन, 46 रन, 31 रन, 22 रन, 77 रन, 3 रन। हेड टू हेड नॉट एप्लीकेबल, वेन्यू में कोई मुकाबला नहीं है। देखिए रिंकू सिंह उस कंडीशन में आप उस टीम में रखिएगा जो टीम आप ये सोच के बना रहे हैं कि भाई मार्को जेनसन और जिराड कोच सी आएंगे और हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल खेर के रख देंगे, उस कंडीशन में रिंकू सिंह बिल्कुल आपकी टीम में बनते हैं। तो जो ऐसी टीम आप बनाए उसमें रिंकू सिंह को बिल्कुल रखिएगा, जिसमें आप मान के चल लगे साउथ अफ्रीकन जो बॉलिंग ऑर्डर है टॉप का वो हमारा टॉप ऑर्डर उड़ा देगा, यानी कि गायकवाड़, शुभमन गिल, ईशान एशरे जो के लिए इनको निपटा देगा।
तो रिंकू सिंह हमारी हॉट पिक बनते हैं, तो उस कंडीशन में रिंकू सिंह को रखिएगा, अदरवाइज उनको ड्रॉप करके ही चलिएगा कल के मुकाबले के लिए। बॉलिंग की बात कर ले तो देखिए कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई, जहां तक देखा जा रहा है कि दोनों में से कोई एक ही खेलने वाला है, तो कुलदीप से शुरू करते हैं। तो रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। वहीं हेड टू हेड कोई इनका T20 में कोई स्टैट नहीं और वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। और कुलदीप यादव देखो अगर खेलते हैं तो इनको रखिएगा, अगर ये नहीं खेल रहे हैं, रवि बिश्नोई खेल रहे हैं, तो आप रवि बिश्नोई के साथ जाइएगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कुलदीप यादव को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि देखिए एडन मार्करम हो गए, आपके हेनरिच क्लासिन हो गए, डेविड मिलर हो गए, स्पिन बहुत तगड़ी खेलते हैं, खासकर रिस्ट स्पिनर्स को तो बहुत बढ़िया खेलते हैं इनफैक्ट। और ऊपर से इनकी टीम में तबरेज शमशी ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, तो कुलदीप यादव इनके लिए कोई मिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि इनको खेलने की आदत है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुलदीप यादव को थोड़ा सा ड्रॉप करके आप चलिएगा, और रखना है तो रिस्की टीम में इनको रखिएगा अगर ये खेल रहे हैं। वैसे तो खेलने के चांसेस इनके कम है, रवि बिश्नोई को मुझे नहीं लगता कोई टीम बैठाएगी जो इतनी बढ़िया फॉर्म में है बंदा। तो रिसेंट फॉर्म आप रवि बिश्नोई की देख लीजिए, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड कोई डाटा नहीं है, वेन्यू पे कोई डाटा नहीं है। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई के साथ हम जाएंगे, कंफर्म जाएंगे, सेफ पिक होने वाले हैं। सीवीसी की भी 1 से 2 विकेट आपको ये ला के देंगे, अच्छे इकॉनमी पे बॉलिंग कराएंगे, और एक आधा कैच भी आपको ये पकड़ के देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अर्शदीप सिंह की। तो अर्शदीप सिंह का रिसेंट फॉर्म बहुत खतरनाक नहीं रहा है, ठीक ठाक रहा है, 2 विकेटें, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट। बाकी इनको एक चीज इस मैच में एक एज दे रही है कि साउथ अफ्रीकन को बहुत पसंद है। 3 मैचेस में 7 विकेट झटके हैं, वेन्यू नॉट अप्लीकेबल। अगर साउथ अफ्रीकन पिच में जरा सीमर स्विंग हुआ तो अर्शदीप सिंह भाई लपेट देंगे टॉप ऑर्डर को, क्योंकि वैसे उनको टॉप ऑर्डर में सिर्फ एडन रीजा हेंड्रिक्स है जो कि रेगुलर ओपनर इनके नहीं है, प्लस क्विंटन डिकॉक भी टीम में नहीं है, टेम्बा बबूमा भी टीम में नहीं है। तो न्यू ओपनिंग पेयर खेलने उतरेगा तो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज साउथ अफ्रीका को हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि आप अर्शदीप सिंह के साथ जाइएगा, और इस सीवीसी के लिए ना एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकते हैं कि बहुत कम लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो आपको ग्रैंड लीग जिताने में तो बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मुकेश कुमार की। तो देखिए बॉलर अच्छे हैं, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, बट ना यार ये विकेटें नहीं मारते हैं, विकेटें बहुत कम मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, हेड टू हेड नॉट एप्लीकेबल, वेन्यू में नॉट एप्लीकेबल। तो मुकेश कुमार मेरे लिए आज के चॉइस नहीं बनते नजर आ रहे हैं, तो इनको भी हम ड्रॉप करके ही चलने वाले हैं। बाकी मोहम्मद सिराज की बात करें तो भाई इनका प्लेयर बहुत अच्छे हैं, रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड में एक इनिंग में इन्होंने कोई भी विकेट नहीं ली थी, वेन्यू पे भी इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो मोहम्मद सॉरी, मोहम्मद सिराज की अगर बात की जाए तो मोहम्मद सिराज के देखिए स्टैट कुछ खास रहा नहीं है, वर्ल्ड कप भी इनका फीका गया था। बस श्रीलंका का आप मैच हटा दो क्योंकि श्रीलंका को खासा पसंद है, अदरवाइज उतना अच्छा गया नहीं है। तो मोहम्मद सिराज आप जो रिस्की टीम बना रहे हैं ना, जिसमें आप शुभमन गिल को डाल रहे हैं, रिंकू सिंह को डाल रहे हैं, रविंद्र जाडेजा ले रहे हैं, उस टीम में मोहम्मद सिराज को रख लीजिएगा। अदरवाइज मोहम्मद सिराज की जगह बनती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि किस किस को आप लेंगे, आप रवि बिश्नोई को लेंगे कि आप अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में रखने वाले हैं, कि आप जाडेजा रखेंगे कि सिराज रखेंगे। हाँ, एक केस बनता है अगर आप इस हिसाब से जा रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया पहले खेलने आ रहा है और टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप उनको अच्छे स्कोर पे रोक देगी, तो उसके से मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई 3 बॉलर आप अपनी टीम में रख सकते हैं। प्लस ज्यादा होता है रविंद्र जडेजा को भी एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम में रख लीजिए, उस टीम में तो उनकी जगह बनती है। अदरवाइज आप उस पेयर से जाओ, जैसे अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, तो रवि बिश्नोई जा रहे हैं, तो आप अर्शदीप सिंह और मोहम्मद रवि बिश्नोई जाइए, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज जाइए। इस पेयर में जाएंगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये तो था टीम इंडिया की टीम और उनके प्लेयर्स का स्टैट। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के लिए क्या रहने वाली है। देखिए साउथ अफ्रीकन प्लेइंग 11 में एक ही चेंज होने वाला है, जो कि है तबरेज शमशी। तबरेज शमशी खेल सकते हैं क्योंकि लुंगी एनगीडी ने एंड टाइम पे अपना नाम वापस ले लिया है, उन्होंने शायद एंकल में इंजरी बताई है, तो वो उस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं T20 के। खासकर अभी जो अपडेट है, लुंगी एनगीडी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। उनकी जगह या तो तबरेज शमशी खेलेंगे, हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि तबरेज शमशी खेलेंगे। अदरवाइज ब्यूरो हेंड्रिक्स को टीम में जगह मिली है तो वो भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए रीजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रेट्सकी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर आएंगे एडन मार्करम, 4 नंबर खेलेंगे हेनरिच क्लासिन, उसके बाद आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स, फिर डेविड मिलर, मार्को येंसन, जिराल्ड कोएत्सी, केशव महाराज, तबरेज शमशी और लिजार्ड विलियम। ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। इस प्लेइंग 11 में अगर एक और चेंज हो सकता है तो मे बी ट्रिस्टन स्टब्स की जगह इनके डेवॉन फेरेरिया करके बैट्समैन है जो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। एक इंटरनेशनल मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बेहतरीन परफॉर्मेंस करी थी, 20-21 गेंद में शायद 48 रन मार दिए थे और उसमें भी 5 छक्के लगा दिए थे। तो वो हो सकता है ट्रिस्टन स्टब्स की जगह खेलें। अदरवाइज मुझे इस प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तबरेज शमशी की जगह कोई और बॉलर खेल सकता है तो वो बात अलग है।
चाहे एंडिलो पेलेक्वाए हो या फिर आपके ब्यूरो हेंड्रिक्स हो, तो वो भी खेल सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 की एक एक करके। तो ओपनिंग में हमको रिजा हेंड्रिक्स दिखाई देंगे, जो कि टीम के साथ काफी अरसे से हैं, पर टिम्बा बवूमा के होने की वजह से उनको टीम में जगह नहीं मिलती है। तो टिम्बा बवूमा को रेस्ट मिला है व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, इसलिए रिजा हेंड्रिक्स आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। क्लास प्लेयर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, जब जब मौका मिलता है अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में मौका मिला था, एक मैच 85 बनाए थे, एक में 12 बनाए थे, जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 12 रन 85 रन 0 28 29। इंडिया के खिलाफ हेड टू हेड में 7 इनिंग्स में 164 रन है, 23 की एवरेज है। और T20 में 23 की एवरेज एक डिसेंट एवरेज वाली आती है। सॉरी, वेन्यू की बात करें तो एक इनिंग में 14 रन है, 14 की एवरेज है। वेन्यू को उतना खासा इन्होंने कुछ किया नहीं है, पर ये खिलाड़ी सेफ पिक में आता है, उनको ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग में एज अ बैट्समैन ये बहुत ही हैंडी रहते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन में भी आप किसी एक टीम में इनको, जीएल की किसी एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये चलते हैं ना तो लंबे रन करते हैं और हिटिंग एबिलिटी इनमें अच्छी है, क्लीन हिटें मारते हैं। वही बात कर लूँ मैं मैथ्यू ब्रेट्सकी की, तो युवा है, ज़्यादा सैंपल साइज है नहीं, 8 रन 36 रन 1 रन, हेड टू हेड कोई डाटा नहीं है, वेन्यू पे भी कोई मुकाबला खेला नहीं है, तो इनको हम बिल्कुल सिरे से अवॉइड करेंगे। देखते हैं किस फॉर्म में है, क्या सीन है, इंटरनेशनल टीम के सामने किस ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही हम इनको अपनी टीम में लेंगे। पर आज के लिए हम इनको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा, ना रिस्की टीम में, ना आपकी किसी टीम में। अब बात कर लेते हैं हेडन मार्करम की, तो 3 नंबर पर हेडन मार्करम खेलते हुए नजर आएंगे। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 10 रन प्लस 1 विकेट है, 25 रन 9 रन। हेड टू हेड की बात करूं तो 3 इनिंग में 110 रन है भारत के खिलाफ, 37 की एवरेज है, और वेन्यू पे कोई डाटा नहीं है, तो भाई 37 की एवरेज तो और ज्यादा होती है। मैं रिजा हेंड्रिक्स में 23 की एवरेज बता रहा था, इनकी तो 37 की एवरेज है। तो ये भी भाई बिल्कुल मतलब कि गो थ्रू चॉइस है, इनको ड्रॉप ही मत करिएगा किसी भी टीम में, चाहे जीएल की टीम हो, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे कोई टीम हो, इनको ड्रॉप मत करिएगा। अगर आप इनको ड्रॉप करेंगे तो अपना नुकसान करवाएंगे, क्योंकि ऐसा कैप्टन खेल रहे हैं, बॉलिंग भी करा देते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और फील्डिंग में हमेशा हॉट स्पॉट पे रहते हैं। तो एक दो कैचेस या एक दो रनआउट आपको देंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देंगे, और ये सेफ पे की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको अपनी हर टीम में रखिएगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। वहीं बात कर लूँ हेनरिच क्लासन की, तो भाई रिसेंट फॉर्म खतरनाक है, 47 रन 10 रन 1 रन 15 रन 12 रन। हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 210 रन है भारत के खिलाफ, 35 की एवरेज है। वेन्यू पे कोई डाटा नहीं है, स्पिनर को बहुत मार मारते हैं ये, तो ये भी एक हॉट पिक है, इनको बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे ऑप्शन ये होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्रिस्टन स्टब्स की, तो देखिए कुछ खास सैंपल साइज भी नहीं है और कुछ खास रिसेंट परफॉर्मेंस भी नहीं है। 8 रन 10 रन 9 रन 0 13 एक, हेड टू हेड में 3 मैच खेले भी हुए हैं, 29 रन बनाए हैं, लगभग 10 की एवरेज है इनकी, वेन्यू पे कोई डाटा नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे पिक नहीं होंगे, इनको मैं अपनी किसी भी टीम में नहीं लूंगा, ना आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम में ले। अब बात कर लेते हैं डेविड मिलर की, तो क्लास प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, 50 रन 2 रन 0 रन 3 रन। हेड टू हेड में बात करें तो 15 इनिंग में 379 रन है, इंडिया के खिलाफ 47 की एवरेज है। वेन्यू पे 2 मैच में 39 रन बनाए, 19.5 की एवरेज है। तो बैट्समैन अच्छे हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, बेहतरीन फॉर्म में है। बट इनको भी देखिए, आप इनको रखिएगा, अगर आप 5 टीम हम लेके चल रहे हैं तो 2 टीम में इनको डालिएगा, एक तो रहे अपनी रिस्की टीम में, उसमें ये रहने वाले हैं, प्लस एक टीम में आप डालिएगा तब कंसीडर करिएगा जब आप ये मान के चल रहे हैं कि अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज तगड़ी बॉलिंग करा के भाई उनके टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, यानी कि रिजा हेंड्रिक्स, ब्रेट्सकी, 3 नंबर पे एडन मार्करम, इनमें से 3 के 3 गिरेंगे, तब भाई डेविड मिलर रोल में आता है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत नीचे है। अगर ऊपर के प्लेयर फायर करते हैं तो फिर डेविड मिलर आपके लिए कोई काम आने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका चेस करने जा रहा है, उस सीन में आप ना डेविड मिलर को अपनी टीम में रख सकते हैं। अदरवाइज डेविड मिलर की जगह बनती अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, बाकी एक मैच के बाद हमको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्म चल रही है टॉप ऑर्डर की, क्या फॉर्म चल रही है मिडिल ऑर्डर की। उस हिसाब से हम एकदम क्लियर हो जाएंगे कि डेविड मिलर को हमें टीम में रखना है कि नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर मार्को जेंसन की, तो भाई ये तो बिल्कुल आंख बंद करके अपनी टीम में रखिएगा, छोड़ने वाले प्लेयर है ही नहीं। रिसेंट फॉर्म 0 14 रन 1 विकेट 3 विकेट 20 रन 3 विकेट, हेड टू हेड में एक इनिंग में 12 रन बनाए हैं और 1 विकेट भी ली है, वेन्यू पे कोई डाटा नहीं है। तो भाई इनको आंख बंद करके अपनी टीम में ले लीजिएगा। साउथ अफ्रीकन पेस अटैक की बिल्कुल धार है, बैटिंग भी करके देते हैं, बॉलिंग भी करके देते हैं, तो ये अच्छे चॉइस होंगे आपके लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन के भी दावेदार ये हैं। वही बात करें जिराल्ड कोएत्सी की, तो भाई रिसेंट फॉर्म तगड़ा है, 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है। आते हैं भाई तगड़ी बॉलिंग कराते हैं, तेज बॉलिंग कराते हैं, विकेट हिट करते हैं, मोहम्मद शामी है जैसे टीम इंडिया के लिए, सेम उसी तरह गुजरात कोएत्सी हैं भाई, विकेट ये लेते हैं, विकेटलेस नहीं जाते हैं, तो आप अपनी टीम में इनको बिल्कुल रखिएगा बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे।
अब बात करते हैं केशव महाराज की, तो देखिए रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 8 विकेट, वेन्यू नॉट एप्लीकेबल। देखिए आप इनको बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ना वनडे में तो एक खतरनाक बॉलर हैं, विकेटें निकालते हैं, लेकिन T20 में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं कि डेडली हों और आपकी बिल्कुल गेम पलट दें। बहुत रेयर ऐसा होता है, आपकी किस्मत खराब होगी, टीम इंडिया की किस्मत खराब होगी तो ही होगा, बट केशव महाराज की जगह बनती नहीं है टीम इंडिया में, क्योंकि अगर ईशान किशन खेलते हैं, ऊपर यशस्वी खेलते हैं, तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो इनके मार पड़ना इनको तय है, ये ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, तो इनको आप ड्रॉप करके ही चलिएगा। वहीं रिस्की टीम में आप इनको और तबरेज शमशी दोनों को रख सकते हैं। तबरेज शमशी की बात करें तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 1 विकेट 0 विकेट, फिर 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो देख लिए 10 इनिंग में 5 विकेटें हैं, मतलब 2 मैच में 1 विकेट निकाल रहे हैं, वेन्यू पे 1 इनिंग में कोई भी विकेट नहीं है। तो भाई मुझे नहीं लगता हम तबरेज शमशी को कंसीडर हमें करना चाहिए, इनफैक्ट रिस्की टीम में भी इनको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया को भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खेलने की आदत है, रिस्ट स्पिनर को, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं कि तबरेज शमशी बहुत बड़ा थ्रेट होंगे। दिन की बात होती है, चमत्कार हो जाए, आपकी किस्मत खराब हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप तबरेज शमशी को अपनी टीम में रखें। लिजार्ड विलियम देखिए सैंपल साइज छोटा है, 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड कभी खेलेंगे इंडिया के सामने, वेन्यू पे भी कोई डाटा है नहीं, तो भाई इनको भी मैं लेकर चलूंगा कि इनको ड्रॉप करके चलिए। हाँ आपको कोई डिफरेंट टीम बनानी है, जो रिस्की टीम हम लेके चल रहे हैं, तो लिजार्ड विलियम को आप डाल सकते हैं, क्योंकि कम लोगों ने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन रेशियो कम है, तो भाई एक डिफरेंशियल पिक आप हो सकते हैं, आप रिस्क लेने का शौकीन है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज रिस्क में भी देखना पड़ेगा ना, कि कोई फायदा नहीं है, आप जब अंदाज बेकार का ही रिस्क ले लें तो कोई मतलब नहीं है। देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं, कैसा परफॉर्मेंस देते हैं टीम इंडिया के खिलाफ। हालांकि रिसेंट मैच में 2 विकेटें ली थी जो खेल के आ रहे हैं, तो रिस्क टीम में आप ले सकते हैं एक रिस्क के तौर पे। अदरवाइज जो सेफ खेलना जा रहे हैं जनरल टीम, जो 4 टीम है, उनमें बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इनको अपनी टीम में रखें। अब बात कर लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम की और सीवीसी के ऑप्शंस की। तो देखिए सूर्य कुमार यादव, एडेन मार्करम और ऋतुराज गायकवाड़, ये आपकी सेफ पिक होने वाली है, तो भाई सेफली टीम के साथ जाना चाहते हैं तो आपकी सेफ पिक है। वही अगर मैं ट्रम्प पिक की बात करूं तो भाई हेनरिच क्लासिक, रवि बिश्नोई और ईशान किशन अगर खेलते हैं तो ईशान किशन आपके लिए ट्रम्प पिक होने वाले हैं। वहीं रिस्की पिक की बात करूं तो श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार। देखिए रविंद्र जडेजा, मुकेश कुमार रिस्की पिक इसलिए कि देखिए मुकेश कुमार के विकेट नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो इस वजह से मैंने उनको रिस्की पिक में डाला है। प्लस रविंद्र जडेजा को इसलिए डाला है कि देखिए वर्ल्ड कप के बाद काफी लंबे अरसे से T20 इंटरनेशनल खेले नहीं है, प्लस वर्ल्ड कप के बाद वो वापसी कर रहे हैं, तो मैचेस वर्ल्ड कप के बाद खेले नहीं थे, जो वर्ल्ड कप 19 नवंबर इनका लास्ट मैच था, खेले नहीं थे। साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स को उतनी हेल्प मिलती नहीं है, और जिस वेन्यू पे बॉल बिल्कुल ब्रेक ना हो उस वेन्यू पे रविंद्र जडेजा उतने कारगर साबित होते नहीं है। प्लस साउथ अफ्रीकन बॉलर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से जो सर रविंद्र जडेजा की सिलेक्शन है वो टोटली पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करती है और टॉस पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने उनको डाला है। और श्रेयस अय्यर रिस्की पिक में इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि इनका ना हमें ये देखना है कि बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। अगर ये नंबर 3 खेल रहे हैं तो रिस्की पिक से हटा के आप इनको ट्रम्प पिक में ले आइएगा, मतलब कि तो ये ट्रम्प पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये आप मान के चलो कि तीसरे नंबर पे नहीं खेल रहे, वहां ईशान किशन आ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल सिरे से मैं बोलूंगा आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप ही कर दीजिएगा अपनी टीम से। अगर ये चौथे नंबर पे खेल रहे हैं तो टीम में रख लीजिएगा, बट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में मत कंसीडर करिएगा। और बाकी रही बात मुकेश कुमार की, तो विकेटें ले नहीं रहे हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर के साथ एक चीज़ और हो सकती है कि अगर वो 2 3 पे तो 4 पे भी अगर ये खेल रहे हैं ना, तो भी ये रिस्की नहीं है, तो भी आप इनको टीम में रख सकते हैं। बट उससे नीचे अगर इनका बैटिंग ऑर्डर है यार, तो फिर ये रिस्की भी है, क्योंकि देखिए ना अगर श्रेयस अय्यर 4 खेल रहे हैं तो सूर्य ऑटोमेटिक 5 जाएंगे, तो फिर सूर्य वेस्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और सूर्य 4 खेल रहे हैं तो श्रेयस अय्यर 5 जाएंगे तो अय्यर, तो आप ये देख लीजिएगा बैटिंग ऑर्डर क्या सीन है, और जब प्लेइंग 11 कंफर्म आएगी ना तो उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि क्या सीन होने वाला है, और पिच रिपोर्ट हमें बता देगी, उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी फिलहाल श्रेयस अय्यर को रिस्की पिक में डाला है, क्योंकि मैं अपनी प्लेइंग 11 में ईशान किशन को खेलते हुए देख रहा हूँ नंबर 3 पे। बाकी डिफरेंशियल पिक की बात करें तो जिराल्ड कोएत्जी, मैंने कहा था भाई हिट द डेक बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और विकेट लेके देते हैं, तो डिफरेंशियल पिक हो सकता है। अगर लो स्कोरिंग गेम का तो जिराल्ड कोएत्जी 2 विकेट तो मारने ही मारने वाले हैं, अब 100 से 200 पॉइंट आपको ला के दे देंगे। तो मैं अर्शदीप सिंह की बात करूँ, सिर्फ इस वजह से अर्शदीप सिंह मेरी प्लेइंग 11 में भी रहेंगे, प्लस डिफरेंशियल पिक में भी कंसिडर किए जा रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और साउथ अफ्रीकन विकेटें जो होती है ना फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मदद करती हैं, तो अर्शदीप सिंह इन कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे और साउथ अफ्रीकन टीम को परेशानी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सीवीसी की आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कौन सी सेफ रहने वाली है, कौन सी ट्रम्प है, कौन रिस्की है, कौन डिफरेंशियल है। अब जरा मैं उस टीम की बात कर लूँ जो मैंने भी बनाई है, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये हमारी फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है,
फाइनल प्लेइंग 11 हम पिच और टॉस देखने के बाद ही आपको देते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। तो आप नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारी फाइनल टीम आपको मिल सके, पिच रिपोर्ट मिल सके, प्लेइंग 11 आपको मिल सके। देखिए, कई लोग ये मान रहे हो कि मैंने हेनरिच क्लास, मेरी टीम में हेनरिच क्लासन और ईशान किशन दोनों को मैंने कंसीडर किया है कि भाई देखो, ऑन ऑफ एक प्लेयर, तो चलिए हेनरिच क्लासन विकेट कीपिंग ऑप्शन है मान लो, तो ईशान किशन को मैं एज अ बैट्समैन लेके जा रहा हूँ, एज अ विकेट कीपर नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो रन बनाएंगे। तो अगर ईशान किशन नहीं खेलते हैं तो मैं जितेश शर्मा के साथ जाऊंगा। तो या फिर हो सकता है मैं किसी और प्लेयर को कंसीडर कर लूँ, जितेश शर्मा को ना करूँ, बट फिलहाल ईशान किशन है मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में, तो मैं हेनरिच क्लासन और ईशान किशन दोनों के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग की बात करें तो रिजा हेंड्रिक्स, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन मेरे पास एडन मार्करम और मार्को येंसन है। बॉलिंग की बात कर लूँ तो मैं अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और जुरैल कोच्चि के साथ जाने वाला हूँ। वहीं दोस्तों, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव मेरे कैप्टन रहेंगे और रिजा हेंड्रिक्स मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे। बट ये मेरी फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टॉस के टाइम पे होंगे और जिसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा अपनी फाइनल टीम, मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, या कुछ और आप ऐड करवाना चाहते हैं इस पूरी एनालिसिस में तो वो भी हम लाएंगे, आप हमको एक बार बता दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।